हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम अपनी पर्यावरण अध्ययन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज सी टेक 2012 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एमपीटीईटी, सी टेक और साथ में आपके सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस का जो पैटर्न है सेम है और पर्यावरण का जो सिलेबस है लगभग 90% इनमें सेम ही है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपसे क्या बोल रहा है यहाँ? प्रकरणों में अंतः निर्मित। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, ये 4 ऑप्शन जो हैं वो आप अपने से स्टडी करिए। मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगी क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ कवर अप करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? विशेषतया प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चे हैं तो इन्हें लर्निंग बाय डूइंग की मेथड से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इन्हें समझाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो क्या है सर्वश्रेष्ठ तरीका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो। क्योंकि बच्चा 1 से लेकर के 5 तक की क्लास में पढ़ रहा, तो इसके लिए ना तो हम उसे कोई गृह कार्य देंगे ना तो कोई प्रोजेक्ट देंगे, बल्कि उसका जो रिकॉर्ड है जब से उसने स्कूल में एडमिशन लिया तब से लेकर के जिस क्लास में वो है उस क्लास तक के रिकॉर्ड का अध्ययन करके ही हम उसका क्या करेंगे, उसका जो परिणाम है, जो आकलन है वो करेंगे। तो वही क्या कहलाता है? इसका पोर्टफोलियो। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि वे क्या करना चाह रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्योंकि वो श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर रहे हैं जिससे बच्चे सुन भी रहे, देख भी रहे और साथ में वो अपनी शारीरिक गतिविधियां भी कर रहे हैं जिससे बच्चे जल्दी से उनको क्या कर सके, आत्मसात कर सके। क्योंकि यहाँ भी बच्चे क्या करेंगे, जब देखेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको हम मस्तिष्क आलोडन भी कहते हैं, के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। वह खालिस्तान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यह आपका पेडागोगी से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तित्व विभिन्नताएं। क्योंकि दोनों में सीखने की जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तित्व विभिन्नताएं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। इसके बारे में यहाँ ऑप्शंस ये बॉक्स में दिया हुआ, डिटेल आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो इनमें से कौन सी है जो आपकी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। क्योंकि बच्चे 1 से लेकर के 5 तक के स्तर के, तो उन्हें हम लर्निंग बाय डूइंग इस तरह से पढ़ाएंगे, ना कि व्याख्यान देकर। तो ये जो है व्याख्यान विधि वो कहाँ यूज होती है? हायर क्लासेस में और कॉलेज लेवल में। तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना खालिस्तान सहायता करता है। तो किसके लिए सहायता करता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा क्या। डिसलेक्सिया मुख्यतया खालिस्तान की समस्या के साथ संबंधित है। तो किसके साथ संबंधित है? बहुत ईजी, आपने कई बार पढ़ा होगा इसके बारे में। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने की समस्या। अब इसका जो डिटेल दिया है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने डिसलेक्सिया के बारे में तो कई बार पढ़ा है कि ये पढ़ने की समस्या है, लेकिन इसको दिया किसने था? तो ये आपको बॉक्स में दिया हुआ है कि डिसलेक्सिया जो है वो 1881 में ओस्टवाल्ड बरखान ने पहचाना और रुडोल्फ ने आपका जो है वो 1887 में 1887 में इसे डिसलेक्सिया नाम दिया।
तो इस तरह से आप इस बॉक्स में पढ़ करके इसके बारे में और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा क्या, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है, क्या है इसका परिणाम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो अधिक जानते हैं, जो अधिक दक्ष हैं, वो छोटे और कम जानने वाले छात्रों का क्या कर रहे हैं, यहाँ आकलन कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं कि वो उनका जो उपलब्धि परीक्षण है और साथ में स्वगरिमा का भी पालन कर रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था, तो ये भी बहुत ईजी है, हमने अपने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें भी इनके बारे में देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद एक और बात है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो थी आपकी तारीखे हिंद, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो हमारे भारत के इतिहास के बारे में बताती है। फिर एक और प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके डिटेल क्वेश्चंस में लेकर आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसका एक पूरा फुल वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करवाऊंगी। जैसा मैंने आपको मैप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैप को बनाने का तरीका बताया था, इसी तरह से मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसकी डिटेल आपको जरूर दूंगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया है। तो ये कुछ अंश दिया हुआ है जिसके बारे में बताया है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है और कितना ये समय ले रहा है। ये समय भी ये आपके कॉलम में दिया हुआ है, ये दिन दिया हुआ है, ये दूरी दी हुई है, ये प्रस्थान का समय कितने बजे ट्रेन छूटी और पहुंचने का समय कितने बजे वो ट्रेन वहां पहुंची है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, सभी के बारे में, सूरत, वलसाड़, भिवंडी, मड़गांव, इन सब के बारे में दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है इस तरह के प्रश्न करने में। आपको सबसे पहले दूरी के बारे में पूछ रहा, तो आप दूरी घटा लीजिए। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, सबसे लास्ट स्टेशन है आपका मड़गांव, तो इसकी दूरी आपको कितनी दूरी है, 1509। तो 1509 में से आप क्या करेंगे, यहाँ जो सबसे पहली दूरी थी जहाँ से ट्रेन चली है सूरत 503, यहाँ से आप इस वाली दूरी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1509 में से 503 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 979। तो ये आपका हो जाएगा क्या, किलोमीटर में दूरी। अब उसके बाद अगला आपसे पूछ रहा है क्या, कि समय कितना लगा। तो समय निकालने के लिए आपको क्या करना है, समय के लिए आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले 16-15 से 17-23 तक के बीच का समय आप निकाल लीजिए, फिर 17-23 से 21-10 के बीच का समय निकालिए, क्योंकि यहाँ एक एक दिन लग रहे हैं तो आपको सिर्फ घटाना है। फिर आगे आप आएंगे 21-10 से 7-35, तो ये आपका दूसरा दिन हो गया। दूसरा दिन मतलब 24 घंटे की जो अंतराल है उसके आधार पर आपको निकालना है। तो जितना समय आपका आएगा उन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कितना आएगा, 15 घंटे और 15 मिनट। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इस तरह के क्वेश्चंस की पूरी डिटेल आपको लाऊंगी, तो जिससे आप इसको बहुत ईजिली वे पे सॉल्व कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह खालिस्तान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा सीखती है, क्योंकि वो क्या करती है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य पर अच्छा निष्पादन करती है, तो इसलिए वो क्या कर रही है, आपका ऑप्शन नंबर बी, अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब एक ही समय पे बहुत सारी चीजों को वो ग्रहण कर पा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य खालिस्तान को बढ़ावा देता है। तो किसको बढ़ावा देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। फिर आप डिटेल चाहें तो इस बॉक्स में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, तो आप देख सकते हैं बहुत इजी प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना।
फिर अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो के अलावा मतलब आपको देखना है कि कौन सा इसमें से है जो इसमें शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक गठन, ये इसमें शामिल नहीं है। फिर है कांसा, जिसे हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो कांसा है ये गोलकुंडा में मिले हुए तोप में इस्तेमाल किया गया मिश्र धातु है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है आगे, सही कथन चुनिए। इसके बारे में आपको बताना है कि सही क्या हो जाएगा। तो बहुत इजी, इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने कई बार इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा जो है वो तामा तथा टिन की क्या है, मिश्र धातु है। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा में क्या होता है। तो ये भी बहुत आसान है, भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो ये आवास वाला टॉपिक हमने जो अपने पहले वीडियो में किए हैं उनमें से आपने देख लिया होगा, हमने बहुत सारे आवासों के बारे में बात की थी। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए मतलब बी, सी और डी इसके सही आंसर्स होंगे। तो क्या है बी में, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए खिड़कियाँ निचली मंजिल में नहीं बनाई जाती। फिर उसके बाद सी है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं क्योंकि जो ठंडी है वो बाहर से अंदर ना प्रवेश करे, इसलिए चूने और मिट्टी से मोटी दीवारें बनाई जाती है। उसके बाद डी, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो इसका भी कारण यही है क्योंकि बहुत ठंड होती है तो वहाँ जो लकड़ी होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, तो इसलिए उसका भी उपयोग वहाँ किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, इसकी डिटेल भी जरूर पढ़ लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो तरुण भारत संघ जो है वो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तरुण भारत संघ जो है वो आपका भारत की ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर क्या करती है, जागरूक करती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप और डिटेल दिया हुआ है, ये पढ़ सकते हैं आप। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो सांप के बारे में कुछ यहाँ कथन दिए हुए हैं, आपको इसमें से सही कथन चुनना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या दिया है, बी, ए व सी इसमें सही है। तो पहले ए देखते हैं, हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये सही है, हमारे देश में केवल 4 ही तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उसके बाद बोला है बी, नाग जिसको हम कोबरा बोलते हैं जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तो ये भी सही है। उसके बाद ऑप्शन सी है इसमें सही, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो इस तरह से ये आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बी, ए व सी। तो बी, ए व सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो कौन सा सही है इसमें, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, ये होता है पेट्रोलियम का मुख्य गुण। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो बहुत ही ईजी है, ये मच्छरों से फैलने वाले रोग कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। इसके आगे के ऑप्शंस भी आप चाहें तो देख लीजिए, ये दिया हुआ है, इसके बाद के ऑप्शंस भी यहाँ दिए हुए हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो चिकनगुनिया है वो एडीज इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और चिकनगुनिया जो है वो भी एक मच्छर के काटने से होता है, जो कौन सा मच्छर होता है आपका, एडीज मच्छर। तो इस तरह से आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो कौन से रंग होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिसे हुए चावल के रंगील घोल। इसमें सिर्फ प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग होता है। मधुबनी ये बिहार का एक जिला है जहाँ मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है। तो इस तरह से डिटेल भी यहाँ दिया हुआ है, आप इसके बारे में यहाँ बॉक्स में पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं, मतलब विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं।
तो उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो बहुत ही आसान है, ये किसका अनुपालन कर रहा है? समावेशी शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा, घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से इसमें से सही है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी, ए व बी। तो देख लेते हैं ए क्या है। हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि घर्षण होगा तभी हमारी जो पेन है वो कहाँ, कागज पर आराम से चल पाएगी। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चलते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर डी, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर क्या कर पाते हैं, रोक पाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल लगभग खालिस्तान साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु खालिस्तान घंटों का समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक पश्मीना शाल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसे बुनने में लगभग 200 घंटों का समय लगता है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो किस का अनुगमन कर रही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा क्या, नेफेंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस करके खा लेता है। हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है कहाँ? हिमालय में। तो नेफेंथीस ये एक पौधा है जो कीटों को क्या करता है? खाता है। फिर आगे है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो कौन अन्यों से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। क्यों? क्योंकि जो पैराफिन है, जो ग्रीस है और जो पेट्रोल है, ये आपका पेट्रोलियम उत्पाद है। जो पेट्रोलियम उत्पाद हमारी भूमि से प्राप्त होता है उनको अलग अलग तापमान पर जब आश्वन किया जाता है तब ये सारे पदार्थ मिलते हैं, जबकि कोयला जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो सी टेक 2012 के लिए एग्जाम में आए हुए थे, इनको हमने सॉल्व किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए और अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक बाय फ्रेंड्स।